हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि गृह विज्ञान का, इसी के फाइनल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले 2-4 दिनों में ही होम साइंस का आपका एनुअल यानी कि फाइनल का जो एग्जाम है ये होने वाला है। तो इसी की तैयारी के लिए आज से हम लोग लेके आ रहे हैं होम साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर सीरीज। ठीक है, जिसमें कि 4 से 5 दिन में ही होम साइंस के लिए हम आपको कम से कम 5 सैंपल पेपर सॉल्व करवाएंगे, कम से कम 5। ठीक है, आई बटन में आपको मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें सारे सैंपल की वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां से देख लीजिएगा, वो भी मिस हो जाती है तो। ठीक है, अब ये हमारी स्टार्टिंग वीडियो है यानी कि पहली वीडियो है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, इस 1 घंटे में ना हम इस अपने पहले पेपर को पूरा एंड तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर एक ही बार में समझेंगे। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 70 नंबर का आएगा, क्योंकि 30 मार्क्स का इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब होम साइंस के पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए, है ना। देखो बच्चों, होम साइंस के पेपर में ना आपके 4 खंड होंगे, खंड का, खा और गा, और कुल मिला के 35 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, जिसमें खंड का जो रहेगा इसमें 1 से लेके 14 ये होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एक एक नंबर के टोटल 14 MCQ पूछे जाएंगे आपसे बच्चों। ठीक है, फिर खंड का रहेगा 15 से 18, ये स्रोत आधारित आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब खंड गा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, 19 से 25 2-2 नंबर के होंगे, 26 से 29 ये 3-3 नंबर के होंगे। और खंड घा में भी 2 टाइप के क्वेश्चन है, 30 से 33 4-4 नंबर के, 34 और 35 5-5 नंबर के। तो बच्चों इस वीडियो में, इस 1 घंटे की वीडियो में आपको मैं MCQ भी समझाऊंगा, स्रोत आधारित क्वेश्चन भी समझाऊंगा, 2 नंबर के क्वेश्चन भी समझाऊंगा, 3 नंबर के भी, 4 नंबर के भी और 5 नंबर के भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो प्रैक्टिस है अच्छे से करना चाहते हो होम साइंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, और बच्चों जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहां से देख लेंगे, सेक्शन A, B, C, D इस तरीके से आपका रहने वाला है। ठीक है, सो तैयार हो बच्चों आज के अपने सैंपल पेपर 1 की वीडियो को शुरुआत करने के लिए? आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों पेपर नंबर 1 को। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हुआ ये है कि सेक्शन ए जो है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक्शन ए, यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, जो मैं बना के लेके आऊंगा ना आपके लिए, उसमें सारी चीजें प्रॉपर लिख के लाऊंगा। ठीक है, चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे MCQ का, क्योंकि देखो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए के 18 MCQ। तो सारे बच्चे इन MCQ क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर देने से पहले जरूर देना, और जब ये वीडियो एंड हो जाए तो पहले तो मन ही मन सोचना कि मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा। मन ही मन सोचो, वीडियो एंड हो जाएगी तो सारे बच्चे ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताना कि सर जी हमने 18 में से 10 के सही आंसर दिए, हमने 15 के सही दिए, मैंने तो सर जी 18 में से 18 के सही आंसर दिए, लेकिन ईमानदारी से। ठीक है, चलो पढ़ो। क्वेश्चन पहला क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार एवं पोषण का रोजगार विकल्प नहीं है? आहार और पोषण से संबंधित रोजगार नहीं है। तो देखो, आहार विशेषज्ञ हम बन सकते हैं, कैटरिंग की जा सकती है, और टिफिन सुविधा भी, हम टिफिन सेवा जो होती है ना वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्रैच खोलना ये कोई वो नहीं है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ करियर ऑप्शन आफ्टर फूड एंड न्यूट्रिशन? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वाला जो है आपका ये रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखिए 1 घंटे में वीडियो कंप्लीट करनी है, इसीलिए हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर की बात करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, लेडी इरविंग संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? ठीक है, और चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और जिस बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो लेडी इरविंग संस्थान है ये सबसे पहले कहां खोला गया था? ठीक है, सबसे पहले ये कहां खोला गया था ये आपको बताना है। जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये बताओ कि इसकी स्थापना हुई किस टाइम पीरियड पे थी? 1960। अब आपको मैं हिंट देता हूं, भारत की आजादी से पहले, यानी कि खा हट गया और का हट गया,
अब बताओ इनमें से 32 या 44 किसमें हुई थी बच्चों? ये हुई थी 1932 में। ठीक है, मैं आपको ना एक मार्किंग स्कीम जो है वो भी दिखा देता हूँ। देखो 1932 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड से पहले इंग्लिश मीडियम में, इन विच ईयर लीडिंग कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1932। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना क्या कहलाता है? यानी कि हमारे पास में जो भी रिसोर्सेस हैं, जब हम उसका एकदम पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं तो ये क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? संसाधन प्रबंधन। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर भी देख लेता हूँ एक बार। नहीं, यहाँ पे मूल्यांकन होगा। ठीक है, कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, इवैल्यूएशन कहलाता है कि हमारे पास जो भी है हम उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, इसको मूल्यांकन बोलेंगे। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा कि यूज ऑफ रिसोर्सेज इज एन इफेक्टिव मैनर इन नोन एज, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे इवैल्यूएशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कार जो है ये किस प्रकार का उदाहरण? जैसे धन होता है, कार है, ठीक है, तो ये किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अब देखिए कार है जिसे हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, ठीक है, उसका आनंद भी ले सकते हैं। तो ये किस चीज को दर्शाएगा बच्चों? प्राकृतिक, भौतिक, मानव या फिर साझा को? फटाफट से सोचो कौन सा होगा इसमें से? भौतिक संसाधन होगा ये। ठीक है, कौन सा होगा? भौतिक संसाधन। ठीक है, क्योंकि इसे हम छू सकते हैं। भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई रूप हो, रूप वगैरह हो, वही तो होता है ना। उसके बाद इंग्लिश में देख लेंगे तो कार जो है बच्चों ये क्या है? ये एक नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बास्ट रेशा है? अब इसमें से आपको बताना है बास्ट रेशा सेलुलोसिक है, प्रोटीन, खनिज या फिर जातक, कौन सा इसमें से? फटाफट से सोचो, बास्ट रेशा इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से सोचो बच्चों। इसका राइट आंसर है बच्चों सेलुलोसिक। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका इसका का वाला एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोसिक। इसी प्रकार से इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बास्ट फाइबर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखिए आपको एक अथवा भी मिल गया है जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है कि मासिक धर्म को लड़कियों में डैश का बिंदु मानते हैं। जब किशोर अवस्था में मासिक धर्म होता है लड़कियों में, तो ये किस चीज को दर्शाता है? सिंपल सी बात है, ये किसको दर्शाएगा? उनकी यौन परिपक्वता को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज है। अथवा देखिए बच्चों कि व्यक्तिगत स्वयं के पक्ष केवल डैश ये जुड़े होते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत हमारे स्वयं के पक्ष होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? फटाफट से सोचो, ये जुड़े होते हैं स्वयं, यानी कि आपसे। स्वयं का मतलब क्या हो गया? हमारे व्यक्तिगत पक्ष हैं स्वयं के, तो हमसे जुड़े होंगे ना, यही चीज है। इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो आपका इसका हो जाएगा ए वाला, और सेकंड का आपका बी राइट हो जाएगा। यू यानी कि हिमसेल्फ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। बीएमआई क्या नाम है पूरा नाम? बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बॉडी मास इंडेक्स। अब यहां पे आ जाता है 7वें का ऑप्शन नंबर बॉडी, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात आएगी मिलान की। तो मिलान देखिए मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, बहुत आसान है। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो मिलान में देखिए जैसे पहला दिया गया कि यात्रा कहाँ पे होता है, दोहा कहाँ पे, दशावतार कहाँ पे है, और ये क्या नाम है दादोरिया कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपने भगवान गणेश के जो ये अवतार है, क्या नाम है, नहीं दशावतार तो उनका हो गया विष्णु जी का। अच्छा चलिए, विष्णु जी की पूजा अधिकतर कहाँ पे होती है बच्चों? विष्णु जी की अधिकतर पूजा कहाँ पे होती है? अधिकतर पूजा होती है इनकी कर्नाटक में। ठीक है, तो हमें सी का चौथा मिल गया। अब देख लीजिए जिसमें सी का चौथा हो, और सी का पहला, दूसरा, तीसरा, ये रहा, खा वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दशावतार। अब यात्रा कहाँ पे होता है ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड, यानी कि यात्रा होता है बंगाल में। दोहा कहाँ पे देखा गया है? तो दोहा देखा जाता है बच्चों गुजरात में, और दादोरिया जो है ये देखा जाता है यहाँ पे एमपी में। ठीक है, तो ऐसे करके आप मिलान कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है बी वाला ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला एक और मिलान आ गया है। इसमें बेसिकली जो बच्चे विकसित होते हैं ना, उनके विकास के कुछ वो होते हैं, क्या नाम है, सिद्धांत, उसके बारे में है। तो पहला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से जो आपको बहुत आसान लगेगा वो लगेगा भावनात्मक विकास का, क्योंकि रोना और मुस्कुराना ये तो भावनात्मक को ही तो दर्शाते हैं, है ना।
तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिसमें बी का आपका पहला मिल जाए आपको, बी का पहला ये रहा, देखो गा वाला राइट है आपका। ठीक है, अब देख लीजिए संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, इसमें जो है हमारी सोचने और समझने की जो शक्ति होती है ये बढ़ जाती है। ठीक है, अब संवेदी विकास क्या होता है, तो संवेदी विकास में जो है गंध और जो सुनवाई क्षमता है ये बढ़ती है। व्यक्तिगत विकास में हमारी क्षमताएं और सपने वगैरह ये आने लगते हैं। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, गा वाला आपका राइट है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो क्वेश्चन 9 का आपका जो सी वाला है ये मैचिंग का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका फोर्थ हो जाएगा, सेकंड का आपका ए हो जाएगा, थर्ड का आपका थर्ड ही रहेगा और फोर्थ का आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, चलिए अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि कोरोना काल में शिक्षा विभाग अधिकतम पद्धतियों में भारी नवप्रवर्तन देखा गया। बिल्कुल ठीक है, जब कोविड आया था तो बहुत सारी नई नई चीजें हुई थी। साझा दस्तावेजों, इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं आदि के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के पास एक अच्छा और प्रभावशाली शिक्षण सीखने का अनुभव मिला। ठीक है, ऑनलाइन जब क्लासेस हुई थी ना तो उसे बहुत अच्छा अनुभव मिला था टीचर्स को भी और तुम्हें भी, है ना। अब ये है कि डैश और आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी उदाहरण है, तो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला आधुनिक में ईमेल आ जाता है। ठीक है, गूगल क्लासरूम आ जाता है। तो केवल यही दो होंगे, पहला और चौथा। ठीक है, तो एक बार आंसर कंफर्म करते हैं। ये रहा देखो घा वाला, पहला और चौथा राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ईमेल हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया। ठीक है, जूम मीटिंग वगैरह पे जो आपकी क्लासेस होती थी ना पहले, तो वही इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और हैं कि निम्नलिखित में से पारंपरिक संचार के माध्यम के उदाहरण है। पारंपरिक यानी कि जो नॉर्मली चलते आते हैं, तो कठपुतली के माध्यम से भी और लोक रंगमंच के माध्यम से भी। ठीक है, लेट मी कंफर्म, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका पहला और चौथा है। बिल्कुल ठीक है, कठपुतली हो गया और लोक रंगमंच हो गया, यानी कि नाटक कला नहीं होता है वैसा। तो आपका ये घा वाला राइट है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो आपका यहाँ पे ईमेल राइट हो जाएगा और गूगल क्लासरूम, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है, सी नहीं सर जी, डी वाला, बिल्कुल डी वाला आपका राइट है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका जो इंग्लिश मीडियम में है 10th का सेकंड, इसका हो जाएगा आपका एक ये और एक ये, यानी कि पहला और चौथा, तो इसका आपका डी है। ओके, चलिए अब है बच्चों की 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा, कितनी कैलोरी मिलती है ग्राम वसा में, 9 कैलोरी। कितनी, 9 कैलोरी, कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 कैलोरी। ओके, ये देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अभिकथन कारण है, तो अभिकथन और कारण को बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ओके, देखिए अभिकथन क्या कहता है हमारा, अभिकथन हमसे कहता है, एक सेकेंड, अभिकथन कहता है कि मिश्रित तंतु जैसे कि टेरिकोट, टेरीबूल आदि प्राकृतिक तंतु से बने वस्त्रों से अधिक उपयोगी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कारण क्या है, इनमें संरचना के आधार पर वांछित गुण पाए जाते हैं। ये भी सही है, मतलब गुण जो वो बढ़ जाते हैं, ये भी सही है, मतलब कि है तो दोनों सही, और व्याख्या भी यहाँ पे दी जा रही है इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखिए 13 क्या है बच्चों कि अभिकथन क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पेपर में आपकी फुल फॉर्म आ सकती है, WHO की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने शिशु को कम से कम 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की ये सलाह देता है। बिल्कुल ठीक, कारण क्या है, कारण ये है कि माता का दूध शिशुओं को आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है। ठीक है, और आसानी से अवशोषित भी बच्चे के द्वारा कर लिया जाता है। जब पहली बार माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें एक वो होता है, क्या नाम है, विटामिन होता है जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रियम। ठीक है, तो वो उसके अंदर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें उसके लिए करती है। तो ठीक है, WHO ने कहा है कि भाई 6 महीने तक एक बच्चे को अपनी माँ का ही दूध पीना चाहिए। अब क्यों पीना चाहिए तो ये बता दिया गया है। तो मतलब क्या हुआ, दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी हमें सही मिल गई यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, आपका 12 का असेसमेंट भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए राइट है आपका। ठीक है, 13 का आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है, फिर से ए राइट हो गया आपका। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आएंगे आपके केस स्टडी वाले। अब केस स्टडी में आपके 14 से लेकर 18 जो है ये टोटल 4-5 क्वेश्चन होंगे। तो केस स्टडी देखिए यहाँ पे दी गई है वृद्धि विकास के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपका, आप यूं कहें कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और 4 नंबर का एक डिफरेंशिएट वाला। कैसे,
वृद्धि का संबंध आकार या परिमाण से होता है। किसी भी चीज के आकार में बढ़ने को हम वृद्धि बोल सकते हैं और इस वृद्धि को माप भी सकते हैं। जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है, किसी बच्चे की लंबाई या वजन बढ़ता है तो माप सकते हैं उसको, है ना। वहीं दूसरी तरफ विकास का सीधा संबंध होता है गुणवत्ता से, यानी कि ये वृद्धि नहीं होती है, इसका संबंध गुणात्मक होता है। जैसे कि विभिन्न अंगों का कार्य करना विकास कहलाता है। ओके, वृद्धि केवल जो है वो वजन और लंबाई का बढ़ना ही नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक अंगों के आकार में भी बढ़ना है। ठीक है, विकास जो है ये सिर्फ और सिर्फ गुणों के संबंध में देखा जाता है। जैसे एक बच्चा सबसे पहले सिर उठाना, फिर दाएं बाएं करवट लेना, फिर बैठना, फिर चलना सीखता है, ये विकास को दर्शाता है। अब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ, पैर, आंख, नाक, बाल ये बड़े होते हैं, तो ये वृद्धि को दर्शाते हैं, है ना। यही चीजें हैं। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या रहेगा। क्वेश्चन ये है कि जब शिशु कोई क्रिया करने की कोशिश करता है तो उनमें कौन सा विकास होता है। ध्यान से देखिएगा, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो जब करने की कोशिश करता है तो कौन सा विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है उसका। ठीक है, कौन सा होता है बच्चों, क्रियात्मक विकास होता है। इसी प्रकार से अभी इंग्लिश में भी आपको समझा दूंगा। वृद्धि एक शब्द है जिसका उपयोग निम्न में से किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, किसका वर्णन के लिए, किसके लिए होता है बच्चों, वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका खा वाला एकदम करेक्ट है। आगे, विकास जो है ये एक निम्नतर चलने वाली प्रक्रिया है। निम्नतर यानी कि निरंतर की, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है वो डैश तक ही सीमित होती है। ठीक है, उस और जीवन पर्यंत नहीं चलती है। यानी कि देखिए, विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। ठीक है, तो वृद्धि कब तक चलती है, तो कब तक चलती है देखेंगे यहाँ पे, तो परिपक्वता तक। ठीक है, ऑप्शन आपका घा वाला एकदम राइट है, यानी कि डी वाला। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, चित्रकारी करना क्रियात्मक विकास के कौन से विकास को दर्शाता है। यानी कि देखिए, क्रियात्मक विकास में बच्चा जब काम करना शुरू कर देता है, तो जब वो ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, चित्रकारी करने लगता है छोटे पे ही, जैसे होता है ना कि चील बिलैया करता है, जैसे हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और बनाने लगता है, तो वो क्या दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है यहाँ पे, वो दर्शाता है बच्चों सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को। यानी कि अभी उसका जो विकास है वो बहुत ही छोटे तौर पे हो रहा है, इस चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है बच्चों कि मानसिक विकास की कौन सी अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सबसे ज्यादा होता है और वह सबसे प्रभावी भी होता है। तो मानसिक विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है बच्चों, संवेदकीय अवस्था। ठीक है, देखिए मैं एक चीज करूंगा कि आपकी ये जो 3 पॉइंट अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये इनके अलग से आपके 5-5 नंबर के, आप यूं कह लीजिए 5-5 नंबर के 3-3 क्वेश्चन बनेंगे अलग से। 4 अवस्थाएं होती है ना, तो 5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन अलग से बनेंगे। ठीक है, तो एक पेपर ऐसा लाऊंगा, सैंपल पेपर, जिसमें इस पूरे टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे ही आपके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक पेपर में ना 1 से लेके 2 टॉपिक को क्लियर किया करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ में भी, ताकि आपका एक ही तीर से आपके 2 निशाने हो जाए, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब खंड खा शुरू करें। उससे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लीजिएगा कि आपका ये जो दिया गया है, ठीक है, केस स्टडी यहाँ से पढ़िए आप, और ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके आपके 14 से 18 के आपको आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ से आप रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की। अभी देखिए हमें कितना टाइम हुआ है, ऑलरेडी अराउंड 20 मिनट होने वाले हैं। फटाफट से अब हम पूरे सेशन को खत्म करेंगे फटाफट। देखिए खंड खा है, जिसमें पहले हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो किशोर अवस्था होती है इसको हम तूफान और तनाव की अवस्था कहते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 4 कारण दीजिए। बिल्कुल ठीक है सर जी ये बात, क्योंकि देखो किशोर अवस्था को हम तूफान की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो तीव्र शारीरिक व लैंगिक बदलाव होते हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी शारीरिक तौर पे और लैंगिक तौर पे बहुत ही ज्यादा बदलाव हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें उनके सामने बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि वो किस जीविका का चयन करें, यानी कि किस करियर को चुने। ठीक है, उनका मूड स्विंग होता है, यानी कि मिजाज बदलना शुरू होता है, आवाज में भारीपन आने लगता है। ठीक है, तो वो लगता है, उन्हें ये लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये चीजें होती हैं। अब जब बड़े होते हैं, जैसे अभी आप 11th में हो, आप 12th में जाओगे तो बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो फिर आपके माता पिता का आप पर दबाव रहेगा। ठीक है, क्या करेगा जिंदगी भर, ऐसे घर में पड़े रहेगा, कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, मित्रों का भी दबाव होता है, सामाजिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे बहुत सारे बदलाव उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी जो चीजें आपको लगता है ना कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है,
जब आप 12th के बाद निकलोगे, मान लीजिए अभी आप 18-19 के, 20 के, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25-30 के हो जाओगे ना, तो अभी जो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है ना, आप 25-30 तक जाके उन बातों पे हंसोगे, ठीक है ना, कि ये चीज़ क्या थी यार, ये मैं ऐसा भी करता था क्या, ऐसी चीज़ों पे हंसोगे फिर आप बाद में। तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं सामाजिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, जीविका के तौर पे, शारीरिक तौर पे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए कि एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस। एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री करते हैं। कैसे एग्री करते हो? सर मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं, इसलिए हम एग्री करते हैं, ठीक है, ये रहा। ओके, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन भविष्य के किए जाने वाले कार्यों की पूर्वानुमान तकनीक होती है। नियोजन के संदर्भ में 4 चरणों का उल्लेख कीजिए। तो नियोजन के यानी कि इवैल्यूएशन के, नहीं इवैल्यूएशन नहीं, इंग्लिश में से कुछ और बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग के कौन कौन से 4 चरण होते हैं? तो प्लानिंग का सबसे पहला चरण ये होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं आपने प्लानिंग की कि आप जो है होम साइंस का सैंपल पेपर देखोगे, ठीक है। तो आपके लिए समस्या की पहचान पहले करना, यानी कि आपको ये देखना है आपके सामने समस्या क्या होगी, कि आपको वीडियोस तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आपके लिए सबसे बेनिफिशियल वीडियो कौन हो, आप उस पर क्लिक करें, ठीक है। दूसरा, विभिन्न विकल्पों की पहचान करना। आपके सामने बहुत ऑप्शन है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, एमसीक्यू देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, और सैंपल पेपर की वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आप अपने विकल्प की पहचान कीजिए। आपने विकल्प चुना सैंपल पेपर का, ठीक है, तो ये सही विकल्प चुन लिया। अब सैंपल पेपर की वीडियो पे आपने क्लिक किया, यानी कि क्रियान्वयन कर लिया, ठीक है। और जब क्रियान्वयन हो गया, आपने सैंपल पेपर देख लिया, फिर आपने इसका किया मूल्यांकन कि कितनी तैयारी आपकी इस वीडियो से आपके एग्जाम के लिए हुई है। और ईमानदारी से बच्चों, सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए, अब इसी का अथवा वाले देखिए बच्चों, कि प्रत्येक संसाधन हमेशा एक विकल्प होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास में जो भी संसाधन है वो हमेशा एक विकल्प के रूप में होता है। कैसे होता है? देखिए, प्रत्येक संसाधन एक विकल्प होता है, जिससे यदि कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होता है तो उसके विकल्प उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, 20 और 20 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है आपका यहां से, ओके। ये दोनों क्वेश्चन आप यहां से पढ़ लीजिए, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पहले का आंसर ये हो जाएगा कि 4 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ये रहे आपके, ठीक है। और सेकंड वाला जो अथवा वाला था आपका, उसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में पूछा गया बच्चों कि दाग धब्बों की किन्हीं 2 श्रेणियों का उल्लेख उदाहरण सहित कीजिए। तो दाग धब्बे की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, आपको कोई 2 बतानी है, तो यहां पे देखिए मैं आपको कई सारी बता देता हूं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी याद कर लेना 2। दाग धब्बों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होते हैं वनस्पति वाले धब्बे। कैसे? जैसे चाय वगैरह, कॉफी जो होती है ना, इसके जब धब्बे पड़ते हैं तो इसको बोलते हैं वनस्पति वाले धब्बे, ठीक है। तैलीय धब्बे कौन से होते हैं? तो घी, मक्खन, तेल इत्यादि से धब्बे लगते हैं उनको बोलते हैं। रंगों के धब्बे कौन से होते हैं? ये अन्य वस्त्र के रंग होते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार मान लेते हैं जो व्हाइट कलर की बनियान नहीं होती, उसे आप सूखने के लिए डालते हो, उसी के ऊपर आपने कोई ऐसा शर्ट डाल दिया जिसका कलर मान लेते ब्लैक है, ब्लू है, उसका कलर निकलता है, तो वो जो धब्बा चढ़ेगा ना व्हाइट वाली आपकी बनियान पे, वो क्या हो जाएगा? वो उसको मतलब अन्य वस्तुओं के रंगों को दर्शाता है, ठीक है। खनिज धब्बे क्या होते हैं? तो इसमें जंग लगना, कई बार होता है ना, कुछ कपड़े होते हैं, आपको किसी कपड़े में जंग कैसे लगती है? कोई कपड़ा जो आपने अलमारी में डाल रखा है, ठीक है, मान लेते 1 2 4 7 4 5 साल हो गए और आपने कई सालों बाद उसको देखा तो उसमें फफूंदी जंग सी पड़ जाती है, ठीक है। चारकोल, दवाइयां वगैरह। फिर जांतव धब्बे आते हैं, इसमें रक्त, मांस, दुग्ध, अंडा, ये सारी चीजें होती हैं। अब इनमें से कोई भी 2 याद कर लो, बस 2 नंबर लिया वो आसानी से, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एनी 2 कैटेगरीज अंडर विच स्टेन्स कैन बी क्लासिफाइड, गिव एग्जांपल्स। तो कैसे करोगे? ये रहे आपके सामने, स्टेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू दिस पार्ट, ओके। कोई 2 आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बुनाई वस्त्र निर्माण का एक मुख्य और सबसे पुरानी विधि होती है, जिसका प्रयोग चटाई, टोकरी निर्माण इत्यादि में किया जाता है। तो बुनाई की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बुनाई की कितनी विशेषताएं होती हैं बच्चों? 4 होती हैं। तो उन विशेषताओं को हमें यहाँ पे बताना है तो सर जी बहुत सारी, ठीक है, लेकिन हमें 4 करनी है। तो बुनाई की 4 विशेषताएं क्या हो जाएंगी? सबसे पहली, बुने हुए कपड़ों में सूत के 2 सेंटों को समकोण पर एक दूसरे में
अंतर्ग्रथित इंटरलूप किया जाता है। ठीक है, बुने हुए कपड़ों में सूत के 2 सेटों को समकोण पे किया जाता है, क्या नाम है, इंटरलूप किया जाता है। सूत का एक सेट जो बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई जो होती है उसको निर्धारित करता है और इसी को हम ताना सूत कहते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में आ सकता है तना सूत क्या होता है। दूसरा सूत जो कि पूरक यानी कि फिलिंग सूत होता है वो बाना कहलाता है। तो ताना बाना हो गया ना। उसके बाद में बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सूत के बारे में कई सारी विशेषताएं आपको पता चल गई कि ताना सूत क्या होता है, बाना सूत क्या होता है, ठीक है, और ग्रेन क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट ना एमसीक्यू में आ सकते हैं आपके। ठीक है, चलिए 22 का इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो 22 क्वेश्चन आपका ये रहा और आप पढ़ लीजिएगा इसको। रही बात आंसर की तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। संचार मानव जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। संचार के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। अरे सर जी, हम तो हिंदी का एग्जाम दे चुके हैं, हमें तो पता है संचार के 4 कार्य कौन कौन से होते हैं। तो संचार क्या करता है, संचार जो है वो हमें सूचना देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा मनोरंजन करता है, हमें शिक्षा देता है, हमारे विकास के लिए जरूरी है ना। ये सारी चीजें होती है संचार के कार्यों की। बहुत ही आसान है। अब आपको करना है क्या, इन्हें एक एक सेंटेंस में लिखना है, पॉइंट में नहीं, एक एक सेंटेंस में इन्हें उतार देना है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि जो 4 फंक्शंस है मीडिया के वो क्या क्या है। तो 4 फंक्शंस ये रहे जी, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। यहाँ से आपको बता देने कोई 4। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 24 में है समय प्रबंधन का क्या महत्व है। कोई 2 कारण लिखिए। चरम भार अवधि क्या होती है, संक्षेप में बताइए। तो समय प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, कैसे समय प्रबंधन आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए, देखिए आज के टाइम पे क्या है कि हमारे पास काम बहुत है लेकिन समय कम पड़ जाता है। इसीलिए जब हम टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो हम कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता है बच्चों कि दिन में पूरे दिन रात में हमें 24 घंटे मिलते हैं, समय सीमित है, इसीलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, मनोरंजन के लिए और इन सभी चीजों में थोड़ा सा आराम करने के लिए भी समय निकालना चाहिए जब हम टाइम का मैनेजमेंट करते हैं तो। ठीक है ना, इनमें से आपको कोई 2 पॉइंट बताने थे। अब आपको बताना था चरम भार अवधि क्या होती है। तो किसी निश्चित अवधि में काम की अधिकतम मात्रा को चरम भार की अवधि कैसे, जैसे प्रातःकाल और रात्रि के भोजन का समय। आपने घर में भी देखा होगा बच्चों कि कई बार क्या होता है, कई बार क्या डेली बेसिस पे आपके घर में जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि सुबह सुबह जब खाना बनाती हैं और शाम के टाइम पे मतलब सुबह का लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का लंच, ठीक है, तो इस टाइम पे ना बहुत मेहनत का काम हो जाता है। ठीक है, सुबह उठना, नहा धो के फिर घर में झाड़ू पोछा करके पूरा फिर खाना वगैरह बनाना, बहुत दिक्कत वाली चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जब माताएं खाना बनाती है ना, डेली बेसिस पे जब भी खाना बनाती हैं, हमेशा स्वाद सेम रहता है और हमें वो स्वाद एकदम मस्त लगता है। चाहे देखिए अभी आप देखो, मैं एक लिटरली बता रहा हूँ, अभी आप चाहे मान लीजिए कि 18 साल के हो, 20 साल के हो, ठीक है, यही एज जब आपकी 40 साल की हो जाएगी, 50 की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी, आप सेंचुरी पार कर जाओगे, ठीक है ना, तो भी आपको अपनी माँ के हाथ का खाना ना हमेशा नया ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आप कहोगे कैसे नया लगता है, तो उसमें पता है एक चीज मिली होती है, वो क्या होता है, वो होता है माँ का प्यार। और माँ के प्यार से बनाया हुआ खाना हमेशा बच्चों को पसंद आता है। ठीक है, तो ये तो एक इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन नहीं, ये तो एक दिल की भावना थी जो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपको अब यहाँ पे अच्छे तरीके से, तो आप समझ गए होंगे। ओके, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को यहाँ से देखिए। वाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, गिव 2 रीजंस, एंड व्हाट इज पीक लोड ऑफ पीरियड। ठीक है, पीक लोड ऑफ पीरियड का एग्जाम्पल एक और हो सकता है, जैसे आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, राइटिंग करनी पड़ती है, आंसर राइटिंग होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इसको इंग्लिश में देखिए कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और पीक लोड ऑफ पीरियड क्या होता है इसके बारे में। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 नंबर का आखिरी 25। 2 प्रकार की गतिविधियों को उदाहरण से वर्गीकृत कीजिए। तो गतिविधियां 2 प्रकार की आपको बतानी है। तो 2 प्रकार की गतिविधियां होती हैं, एक तो अनिवार्य जो हमें करनी ही करनी है, एक होती है ऐच्छिक यानी कि वैकल्पिक। अब अनिवार्य में क्या हो जाएगा, जैसे दैनिक है, तो दैनिक में मान लीजिए आपके घर में माताएं बहनें हैं, तो वो खाना बनाएंगी, साफ सफाई करेंगे, ये तो
करना ही करना है, अनिवार्य है। खाना नहीं बनाएंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, नहीं चल सकता घर, ठीक है। साप्ताहिक भी होती हैं, जैसे हर एक वीक में मंडे मार्केट, जैसे आपको मैंने दृश्य लिखने वगैरह कराए थे ना, शुक्र मार्केट, मंगल मार्केट, सोम मार्केट, तो वहाँ से सब्जियां फल वगैरह खरीद के लेके आना, ठीक है। ये तो करना ही करना है, अगर नहीं लाएंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तीसरा है मासिक तौर पे दालें हो गई, मसाले हो गए, तेल, रिफाइंड वगैरह, ये सारी चीज़ों को खरीद के लेके आना। वार्षिक तौर पे सफेदी कराना, जैसे होता है ना कि दिवाली आने वाली है तो आपको पुताई करानी, अभी तो फिलहाल में होली आने वाली है तो बहुत सारे लोग होली पे पुताई कराते हैं, ठीक है ना, पेंटिंग करवाते हैं, तो वो आप भी करवाना, ठीक है ना। तो ये अनिवार्य कार्य है कि इनको करवाना ही करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ऐच्छिक कार्य होते हैं आपकी मर्जी, जैसे अभी आपके एग्जाम होंगे, कुछ टाइम का आपको अवकाश मिलेगा, ठीक है। एग्जाम के बाद में शायद 40 दिन आपकी पढ़ाई होगी, 10 मई के बाद में छुट्टी पड़ जाती है आपकी 50 दिन की, ठीक है। तो इसमें आपकी मर्जी है कि आप कहीं घूमने जाओ, ग्रीष्म अवकाश लो, या फिर आप कोई कंप्यूटर कोर्स सीखो, अपने टाइम को कंज्यूम करो, पेड़ पौधे लगाओ, किसी समारोह में जाओ, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है। दो प्रकार की गतिविधियां ये हो गई, अनिवार्य जो आपको करनी ही करनी है, जिसके बिना आपका जीवन चलेगा ही नहीं। ऐच्छिक यानी वैकल्पिक होता है कि आपकी मर्जी है, करें या ना करें, ओके। तो क्लासिफाई 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विद एग्जांपल्स। तो 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक तो कंपलसरी है जो कि हमें करनी है डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, और ऑप्शनल होती है जो कि हमें इस प्रकार से करनी होती है, ठीक है। चलिए अब यहां से शुरू होंगे बच्चों 3-3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 26 से लेके कितने, 26 से लेके 29 तो पहले ही लिख दिया आपने, 26 से 29 ये आपके 3-3 नंबर के शुरू होंगे। तो फटाफट से देखते हैं क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है 32 मिनट, ओके। 26 कहता है बच्चों कि एक निश्चित अवधि में मानवीय जरूरत एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं का प्रवाह वास्तविक आय कहलाता है। वास्तविक आय को बढ़ाने के उपाय लिखिए। अरे सर जी, 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही मिल गया आपका कि एक निश्चित टाइम पीरियड में मानवीय जरूरत एवं आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, इसके लिए उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं का जो प्रभाव है वो वास्तविक आय कहलाता है। अब ये वास्तविक आय बढ़ती कैसे है, कुछ 6 उपाय बताओ। तो बहुत सारे उपाय हैं सर जी बढ़ाने के। सबसे पहला उपाय ये है कि अपनी जमीन पर उत्पादन, यानी कि जो किसान होते हैं इन्हें अपनी जमीन पर उत्पादन करना चाहिए, कृषि करनी चाहिए, ठीक है। किचन गार्डन व्यवस्थित करना, यानी कि कैसा गार्डन बनाइए, गार्डन इन द सेंस खेत में कैसा, अगर खेत है तो खेत, गार्डन है तो गार्डन, उसमें एक ऐसा पार्ट बनाओ जहाँ पे आप किचन से संबंधित खाने से सब्जियां वगैरह जो है ना उसको लगाएं, ठीक है। तो बाहर की सब्जियां जो महंगी मिलती हैं वो आप घर से निकाल लोगे, है ना। घर पे कपड़े सिलना, खुद ही घर में माता बहनें जो होती हैं उन्हें सिलाई सिखाइए और घर पे ही सिलिए, ठीक है। घर पर वस्तुओं की धुलाई करवाना, अब जैसे कोट वगैरह है तो इसके आप ड्राइक्लीन की दुकानों से करवा सकते हैं, लेकिन बाकी कपड़े घर पे ही धोएं, ठीक है। तो उससे पैसा बचेगा जो आप धोबी को देते हो। सामुदायिक संसाधनों का इस्तेमाल करना, जैसे कि पार्क है, लाइब्रेरी है, सड़कें, इनका उपयोग करो। ट्यूशंस देना, ठीक है। घर के अतिरिक्त कमरों को किराया दे देना, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, ऊपर का फ्लोर आपका खाली है, कोई रहता ही नहीं है, ठीक है, फालतू में कमरे पड़े तो उसको किराए पे चढ़ा दो, वहां से पैसा कमाओ आप। ऐसा खास करके मूवीज में हमने देखा है ना। अंशकालिक नौकरी, यानी कि आप अपने हिसाब से टाइम पीरियड के 2 महीने 4 महीने जितना मर्जी उस हिसाब से नौकरी करो कहीं पे। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो वास्तविक आय वो बढ़ेगी इन सारी चीज़ों से। और जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही पॉइंट लिखने हैं, आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो हमारी जो एक्चुअल इनकम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, रियल इनकम को, तो रियल इनकम को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, ओके। चलिए अगला है क्वेश्चन 27, इसमें अथवा मिल गया है आपको। संतुलित आहार तैयार करने के लिए खाद्य वर्गों के उपयोग की दिशा निर्देश क्या है, खाद्य पिरामिड के चित्र सहित समझाइए, ठीक है। तो संतुलित आहार तैयार करने के लिए खाद्य वर्गों का उपयोग, दिशा निर्देश क्या है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, देखो संतुलित आहार तैयार करते समय हमें कई सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि प्रत्येक खाद्य वर्ग, एक खाद्य वर्ग का पदार्थ चयन करना, ठीक है, यानी कि हमें हर एक खाद्य वर्ग से एक पदार्थ का चयन करना चाहिए, ठीक है। आरडीए के अनुसार सभी पोषक तत्व हमारे खाने में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य हो इसको प्रोत्साहित और व्यवस्थित होना चाहिए, और आदर्श शारीरिक वजन व्यवस्थित करे ऐसा आहार होना चाहिए। अब कौन से खाद्य वर्ग, तो इसमें देखिए वसा और शर्करा, दूध और मांस उत्पाद, फल व सब्जियां, दालें और फलें, अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद, ये सारी चीजें आपके आहार में होनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम निश्चित मात्रा में, ओके। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन था कि किशोर अवस्था में होने वाली खान पान संबंधी कोई एक विकृति का नाम लिखिए और इस विकृति के बचाव के 2 उपाय भी लिखिए।
तो एक विकृति का नाम यहाँ पे लिया है बच्चों हमने, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। अच्छा एक चीज और बच्चों, जब आप 12th में आओगे ना, तो 12th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, होम साइंस, होम साइंस नहीं, फिजिकल में है। ठीक है, फिजिकल में 12th में ये है चैप्टर नंबर 5, उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, अतिशयता, अथाव, इसके बारे में ना अलग से 4-5 पेज का पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। तो आइए 12th में आपको और अच्छे से समझाऊंगा फिजिकल में भी। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया के अब बचाव क्या होंगे, मतलब ये तो खान पान संबंधी एक विकार हो गया, अब बचाव क्या है। तो माता पिता के द्वारा किशोरों को जो भी आहार दिया जाता है, ठीक है, उन्हें समझना चाहिए कि हमें बच्चों को पौष्टिक आहार देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, किशोरों को जंक फूड की मात्रा से बचाए, उन्हें स्कूल जाते समय ज़्यादा पैसे वैसे दे के ना भेजें, नहीं तो वो जाके बाहर से जंक फूड वगैरह खा लेते हैं। ठीक है। डाइटिंग, स्नैकिंग, फास्टिंग, इसमें अंतर पता होना चाहिए। डाइटिंग अलग होती है, उपवास अलग होता है। ठीक है। और स्नैकिंग, ब्रेकफास्ट वगैरह ये अलग होता है, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और हमें अपने आप को ना पहचान लेना चाहिए कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो किस चीज़ को कितना पचा सकता है, उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है। चलिए अब 27 के आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। पहला होगा कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फूड प्राइमरी डायग्राम। तो देख लेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम दिया गया, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्टी थी इसमें, है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपको नाम बताना है उस डिसऑर्डर का जो कि ईटिंग से संबंधित है एडोलसेंस स्टेज में, और उससे निकलने के 2 तरीके बताने थे। ठीक है। तो नाम है बच्चों एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया कह सकते हैं। वे हैं बहुत सारे तरीके इसके निकलने के, तो 3 तरीके ये रहे। ओके। और बुलिमिया से कैसे निकला जा सकता है, तो बुलिमिया से निकलने से ये तरीके, एनोरेक्सिया के अलग हैं और बुलिमिया से निकलने के अलग हैं। ओके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 28 की। इसमें पूछा गया बच्चों, निवेश से आप क्या समझते हैं, विवेकपूर्ण निवेश के कोई 4 सिद्धांत बताइए। तो निवेश यानी कि जब आप किसी पे पैसा निवेश करते हैं, तो निवेश बेसिकली क्या होता है कि अधिक उत्पादन के लिए धन का उपयोग करना, बचत को इस तरह उपयोग करना जिससे फलस्वरूप निवेश लाभकारी हो, इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, निवेश क्या हो गया कि आपने अधिक उत्पादन के लिए, अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से जब धन का उपयोग किया, तो इसको निवेश बोलते हैं। अब जो एक विवेकपूर्ण निवेश है, इसके सिद्धांत क्या है। तो देखिए विवेकपूर्ण निवेश बेसिकली हम ये देखते हैं हमारी जो मूल राशि है उसकी सुरक्षा हो सके, यानी कि जब हम निवेश करें तो ये ध्यान रखा जाए कि हमारा जो मूल पैसा है 10,000, 20,000, 50 लाख, 2 लाख, तो वो पैसा ना वो तो सुरक्षित रहे, भले ही लाभ ना हो लेकिन वो सुरक्षित बचा रहे। तो सबसे पहले तो ये। उसके बाद प्रति लाभ की तर्क संगत दर, यानी कि हम निवेश जो कर रहे हैं उसमें लाभ कितना मिलेगा, तरलता क्या है, यानी कि हम अपने जो हमने निवेश किया उसमें से कुछ कभी निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे या नहीं। ठीक है। निवेश आप कर रहे हैं तो सुलभ करें, ठीक है, जहां तक आपकी सुविधा पहुंचे, आपकी पहुंच हो वहां तक करें। ठीक है। और निवेश के उपरांत आपको सेवाएं कैसी मिलेंगी उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। निवेश कितनी समय अवधि का है, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, आपकी क्षमता क्या है। ठीक है। आवश्यक वस्तु में ही निवेश करें, जैसे मेडिकल हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसमें निवेश करें आज के टाइम पे। ठीक है। जैसे शेयर मार्केट होता है ना, तो वैसा ही एक पॉइंट है यहाँ पे विवेकपूर्ण निवेश का। ओके। चलिए अब इसमें अथवा भी है क्या, नहीं, अथवा अगले वाले में। तो इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लेन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, 4 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके। चलिए अगला है क्वेश्चन 29। अब इसमें देखिए यहां पे रहेगा आपका क्या नाम है, अथवा वाला क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं, कार्य पद्धतियों में किस प्रकार परिवर्तन करके कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। तो ध्यान से समझते हैं। देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है कार्य सरलीकरण, ठीक है, तो कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ताकि कम से कम समय में शक्ति का अधिक व्यय करना ना पड़े, अर्थात कार्य को ना एक पूरी प्लानिंग के जरिए करना जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे, आपके रिसोर्सेज भी कम लगे, ठीक है, आपकी शक्ति भी कम लगे। ओके, ये चीजें होती हैं। अब आप किसी भी कार्य के सरलीकरण को कैसे कर सकते हो, तो वो सिद्धांत क्या है वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि हाथ व शारीरिक अंगों की गतिविधि में परिवर्तन लाके आप जब भी कोई काम करते हो, तो अगर आपका काम धीरे हो रहा है या फिर आप जल्दी नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने हाथ व शरीर के अंगों की गतिविधियों में चेंजेस कीजिए, कहीं से जल्दी कहीं से ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है। कार्य संसाधनों के संग्रहीकरण व उपकरणों में परिवर्तन लाकर
उत्पादन में परिवर्तन तथा नए उत्पादन का उपयोग करके इस माध्यम से हम कर सकते हैं कि हमारा जो उत्पादन है उसमें चेंजेस कर सकते हैं और नए तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, है ना, ये चीजें हैं। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों कि अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए उपलब्ध स्थान का सर्वोत्तम प्रयोग स्थान प्रबंधन कहलाता है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि स्थान प्रबंधन क्या है, कि अपने ज्ञान का और कौशल का जब हम उपलब्ध स्थान पर सही उपयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि घर के भीतर नियोजन के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, तो घर के भीतर कैसे करोगे, तो देख लेते हैं भाई। देखिए, घर के भीतर नियोजन के कई सिद्धांत होते हैं। पहला होता है स्वरूप, ठीक है, फिर प्रभाव, एकांतता, विभिन्न कमरों की स्थिति और खुलापन। इन सभी चीजों को आपको विस्तार से समझाना है, ठीक है, कि नियोजन में आप जो है घर का स्वरूप कैसा रखते हो, किस टाइप का बनवाते हो, ठीक है, आपके घर का आपके मानसिक तौर पे क्या प्रभाव पड़ता है। घर में कुछ ऐसी जगह भी होनी चाहिए, टेरेस वगैरह हो गया, फिर कोई ऐसी जहाँ पे शांति हो, ठीक है, हर एक कमरे की स्थिति कैसी है कैसी नहीं है इस पे ध्यान देना चाहिए। और घर में ना कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे खुलापन हो, जहाँ पे सारे लोग मिलके बैठ के बात कर सकें, है ना, तो ये प्लानिंग को दर्शाते हैं, स्थान नियोजन को। ओके, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। तो हाउ, ये क्या नाम है, वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है और इसको क्या नाम है, अच्छा करने के क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या है यहाँ से पढ़ लीजिए, और अच्छा करने के मेथड्स क्या है, वो 3 पॉइंट ये रहे। ओके, फिर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्पेस मैनेजमेंट इंडोर एरिया के लिए तो प्लानिंग है, इफेक्ट करना है, प्राइवेसी है, पोजीशन ऑफ डिफरेंट रूम्स है, ओपन शेयर, इस प्रकार से था। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला जो है, अब हमारा यहाँ से शुरुआत होगा सेक्शन नंबर आपका सी, ठीक है ना, ये सेक्शन सी शुरू होगा 30 से लेके, ठीक है, 30 से 35 का। तो ध्यान से समझे, सारी चीजें बड़े अच्छे से समझाऊंगा। ओके, पोषक तत्वों का आवश्यकता से अधिकतम या कम होना, दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के लिए कुपोषण की समस्या उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व चाहिए अगर इससे कम होते हैं तो भी कुपोषण है, ज्यादा हो जाए तो भी कुपोषण है। तो आपको बताना है कुपोषण क्या है, और भारत में पोषण से संबंधित समस्याओं की कोई 3 प्रमुख कारण समझाइए, ठीक है। तो कुपोषण होता क्या है पहले तो ये समझो। देखिए, कुपोषण किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से कम या फिर अधिक पोषण मिलने की स्थिति को कुपोषण बोलते हैं। यानी कि हमारे शरीर को जितनी भी पोषण चाहिए अगर उससे कम मिलते हैं तो भी कुपोषण है, उससे ज्यादा मिलता है तो भी कुपोषण है, ठीक है। अब पोषण से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहली समस्या होती है बच्चों गरीबी। जब गरीब होते हैं हम तो नहीं पता चलता हमें पोषण क्या है क्या नहीं है, तो उससे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने दोपहर के भोजन में वो क्या नाम है सिद्धेश्वरी का जो बेटा था उसके बारे में देखा था ना, गरीबी थी, पोषण नहीं मिल पा रहा था उसको, इसीलिए उसके हड्डियां वगैरह निकलनी थी छाती से, पीठ से, है ना। खाद्य पदार्थों का उपलब्ध ना होना, अरे पोषण तो छोड़ो, खाने तक को नहीं नसीब होता है, ठीक है। लोगों को ज्ञान ही नहीं है पोषण के बारे में, बेरोजगारी फैली हुई है। अब बेरोजगारी फैली हुई है तो जितना सस्ते में जो चीज मिल जाती है वही खा लेते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, चाहे अमीर हो गरीब हो मध्यम हो, किसी को पता ही नहीं है स्वास्थ्य के प्रति कि हमें कैसे भोजन करने चाहिए, ठीक है। पैकेट फूड हो गए, फास्ट फूड हो गए, ये ज्यादा चले आजकल के टाइम पे, ठीक है। हमारे पास टाइम ही नहीं है इन चीजों को समझने के लिए। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पति पत्नी दोनों का बाहर कार्य करना, तो बच्चे को कभी मिलता ही नहीं है पूरा का आहार, है ना। ये चीजें इन्हीं में से आपको किन्हीं 3 समस्याओं को समझा देना। अब जैसे गरीबी बता दी मैंने, अज्ञानता बता दिया, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, तो इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर देना है। और एक्सप्लेन कैसे करोगे वो भी आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। ओके, अब इसी में अथवा तो अगले वाले में चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों क्वेश्चन 30 का, कि जो मेल न्यूट्रिशन है ये क्या होती है और इसके लिए जो इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन है आपके, देख लीजिए कि क्या नाम है मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके, और कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया ये क्या है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें देखिए बच्चों दिए गए हैं अथवा, क्वेश्चन क्या है, दाग धब्बे हटाने की 4 तकनीकों को विस्तार से समझाइए। वस्तुओं का संग्रहण या फिर एक वस्तुओं का भंडारण करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियां बताइए, ठीक है। तो पहले दाग धब्बे हटाने वाली 4 तकनीकें डिस्कस करते हैं। देखिए तकनीकों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। एक पेपर लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें हर एक तकनीक को एकदम बहुत ही डिटेल में कम से कम 8 से लेके 10 लाइनों में आपको समझाऊंगा। जब मैं अपने द्वारा सैंपल जब बनाऊंगा उसमें लेके आऊंगा, ठीक है।
अभी के लिए आप सिर्फ तकनीकें समझो कौन कौन सी होती हैं। तो दाग धब्बे हटाने की सबसे पहले तकनीक होती है खुरचना, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि उस पर सरफ लगा दिया, ठीक है, अब जहाँ पे दाग धब्बा लगा है तो उसको होता है कि कपड़े को आपस में उंगली से मिला के उसे रगड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको पानी में डुबो के रखना कुछ टाइम तक, ताकि जो मैल है, जो दाग धब्बे, वो आपस में ही मतलब फूल जाएंगे और वो निकलेंगे। स्पंज से साफ करना और साथ ही साथ ड्रॉपर विधि का उपयोग करना, इन सभी चीज़ों से दाग धब्बे हटाए जा सकते हैं। और इन चीज़ों को अच्छे से समझना है तो एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा एक पेपर की, उसमें समझा दूंगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि वस्त्रों का भंडारण या फिर संग्रहण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। तो बहुत सारी सावधानियां, ठीक है। सबसे पहले भंडारण से पूर्व कपड़ों को ठीक से सुखाना है, यानी कि जो भी आप कपड़े पैक करने वाले हो, जैसे अभी सर्दी खत्म होने वाली है तो स्वेटर हो गए, ठीक है, या फिर जो भी आपके गर्म कपड़े हैं, आप क्या करोगे, उनको आप रखोगे, भंडारण करोगे, ठीक है ना, संग्रहण करोगे। तो मेक श्योर कपड़े जो है वो सूखे रहें, खास करके आपकी जैकेट, स्वेटर, डेनिम वगैरह, ये सारी चीज़ें सूखी हों पूरी। नहीं तो क्या होगा, गीले रहेंगे तो फिर बदबू आएगी बाद में, ठीक है, और उनके सड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। फिर ब्रश करना, यानी कि अगर कुछ कपड़े पे दाग वगैरह लगा है, कुछ और है, तो उसको ब्रश किया जाए और ड्राई क्लीन करवा लेना है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे जैकेट वगैरह हो गई, कई बार ऐसी होती है महंगी वाली 2-4 हज़ार वाली, तो उनमें ड्राई क्लीन करवानी पड़ती है, कोट जैसी जो जैकेट्स होती हैं, ठीक है। दाग धब्बे हटा दीजिए पूरी तरीके से, मरम्मत कीजिए, यानी कि जैसे कुछ किसी में सिलवटें पड़ गई हैं, ठीक है, तो उस पर प्रेस वगैरह करवा लीजिए, या फिर कुछ कट फिट गया है तो उसकी मरम्मत करवा लीजिए। जीवों को अंदर से बाहर उल्टा किया जाना चाहिए, प्रेस करना, मैथ बॉल्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आप कपड़े रखो, अलमीरा में या फिर बक्से में या फिर किसी क्या नाम है बैग वगैरह में भर के, उसमें क्या करना है, नीम की पत्ती रख देनी है। इससे होगा ये कि आसपास जो कीड़े वगैरह होते हैं, दीमक वगैरह, वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे कभी भी, और भी कोई कीड़ा, कॉकरोच हो गया, चूहे वगैरह, वो भी वहां तक नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन सर जी चूहे तो काट देते हैं, आज चूहे पहुंच सकते हैं, कॉकरोच छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं ना वो नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो नीम की पत्तियां वगैरह जरूर रखनी चाहिए, ओके। अब इन्हीं को आपको एक्सप्लेन कर देना, अब करना कैसे तो वो भी आपको मैंने समझा दिया बढ़िया तरीके से, ओके। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए कि 4 टेक्निक्स ऑफ स्टेन रिमूवल, वो कौन कौन सी हैं 4 टेक्निक्स, तो यहाँ पे देख लेंगे। ये रही आपकी सबसे पहली तो 4 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। और स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब किस प्रकार से किया जाना है, कौन कौन सी हमें सावधानियां बतानी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ओके। चलिए अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तुम्हारी सहेली कविता पेट से संबंधित बीमारी से ग्रस्त हो गई है, आप उसको जल को शुद्ध करने की किन्हीं 4 घरेलू विधियों के बारे में विस्तार से समझाइए ताकि वो पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त ना हो पाए, है ना। तो कौन कौन सी आप घरेलू उसको बताओगे। तो जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियां, सबसे पहली होती है पानी को उबालना, ठीक है, सबसे पहले पानी को उबालना, फिर उसका छानना, क्लोरीकरण करना, बिजली का फिल्टर और आरओ का उपयोग, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं आपकी दोस्त है कविता, ओके। अब वो पेट की बीमारी से ग्रस्त है, तो उसे बोलो देख कविता एक काम कर, तू ना पानी ले, उसको उबाल, ठीक है, उबाल अच्छे से जब तक वो खौल जाए अच्छे से ना। इससे क्या होगा कि पानी के अंदर जो भी कुछ अनहाइजीनिक चीज़ें होंगी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, 1-2% होती है वो हट जाएगी, ठीक है। पानी उबाल लिया, अब पानी उबालने के बाद में उसे तुझे छान लेना है, क्योंकि उबालने के बाद में कुछ उसके जो मोटे कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो छान ले पानी को छान लिया। उसके बाद क्या करना है, पानी छान लिया, ठंडा होने दे, इसको ना आरओ में या फिर जो बिजली का फिल्टर वगैरह होता है उसमें लगा दे, ठीक है। फिर और एकदम बहुत अच्छे तरीके से पानी 100%, 99.99% शुद्ध होके आएगा, ठीक है। तो उसको पीना, वो तेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इनको करना कैसे कैसे है तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देना है ना, मैंने आपको समझा दिया बढ़िया तरीके से। अब इसी को इंग्लिश देख लीजिए कि हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे 4 मेथड्स बताने हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के, ठीक है, घर में। तो कौन कौन से 4 मेथड्स हैं, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, इलेक्ट्रिक फिल्टर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर, ओके। चलिए अब 33 की बात करते हैं, उसके बाद में 5 नंबर के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन ये कि तुम्हारी सहेली रेनू, इसके दांत और हड्डियां बहुत कमजोर हो गए हैं, ठीक है, और सिर की अस्थियां बहुत ही विकृत हैं, माथे की अस्थियां आवश्यकता से अधिक भारी हो गई हैं। तो आपको देखिए ध्यान से समझिए क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि तुम्हारी सहेली है रेनू, इसके दांत व हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सिर की जो अस्थियां वो भी विकृत हैं,
माते की अस्थियां आवश्यकता से अधिक बढ़ गई हैं। तो रोग का आपको नाम बताना है कि ऐसा किस रोग में होता है कि दांत हड्डियां कमजोर हो जाएं, ठीक है, और अस्थियां बढ़ जाएं। और उपरोक्त रोग को रोकने के लिए कोई 3 उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, ठीक है। तो रोग हुआ है रेनू को रिकेटस। देख बेटा रेनू, तुझे ना रिकेटस रोग हुआ है। अब देख मैं तुझे बताऊं कि कैसे इसको तू ठीक कर सकते है। तो देख सबसे पहले तो समुद्री आहार का सेवन, अच्छा हाँ, समुद्री आहार का सेवन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुझे ना धूप की जो किरणें हैं वो थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए। अंडे का जो पीला भाग होता है अंदर का, ठीक है ना, वो तुझे खाना चाहिए ज़्यादातर। और जो मशरूम वगैरह है ना वो खाइयो पक्का। ये तेरा रिकेटस जो रोग है ना वो पक्का ठीक हो जाएगा। बस मैंने जो बोला है ना उसको फॉलो कर लियो, है ना। ऐसे आपको अपनी दोस्त को समझा देना रेन्यू को, ठीक है। चलिए इंग्लिश में आ जाएगा। आपके ये 2 पॉइंट हैं। आइडेंटिफाई द डिसीज, तो डिसीज कौन सी है यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो डिसीज है हमारी रिकेटस, और उसको प्रिवेंट करने के ये तरीके हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेक्शन नंबर सी के हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के 5 नंबर के क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन हैं, 5 वाले बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फटाफट से समझते हैं क्योंकि हमें इसे 1 घंटे से पहले कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला है स्वास्थ्यता क्या होती है। नियमित व्यायाम करने के किशोरों पर कोई 4 मानसिक व 4 शारीरिक विकास के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सर जी। देखिए स्वास्थ्यता क्या होती है। स्वास्थ्यता क्या होती है कि शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और निरोगी होने की स्थिति को स्वास्थ्यता बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम शारीरिक तौर पे तंदुरुस्त होंगे, ठीक है, हम कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, हमारे अंदर अच्छे खासे पोषण होंगे जितना हमारे शरीर को चाहिए, और हमें कोई रोग नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति को हम स्वास्थ्यता बोलते हैं। अब डेली बेसिस पे जब हम व्यायाम करते हैं तो उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी जो बोन्स होते हैं, ये बहुत मजबूत बनते हैं। आपने फिजिकल में भी तो पढ़ा था कि व्यायाम के क्या उपाय होते हैं, मतलब व्यायाम के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अशक्तता का भय कम हो जाता है, ठीक है, फुर्ती आ जाती है, शरीर के अंदर लचक में सुधार आता है, मोटापा कम होता है, कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। मानसिक तौर पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मानसिक तौर पे एक जो हमारा हार्मोन होता है, क्या नाम है उसका, डोपामेन, उसको और अच्छा बनाए रखता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। सर ये तो मानसिक वाला हो गया, चलिए कोई नहीं, शारीरिक आपको ये बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में क्या आ गया कि तनाव क्या है और तनाव प्रबंधन करने के कोई 8 तरीके लिखिए। 1 सेकेंड सर जी, अभी तो आपने सिर्फ वो बताए हैं, ये तो शारीरिक मैंने आपको बताए। अब व्यायाम देखिए मानसिक वाले, ठीक है, वही तो मैं कहूँ, मानसिक कहाँ चले गए। देखिए मानसिक में क्या होगा कि आप प्रसन्न रहेंगे व्यायाम करने से, आपकी सोच जो है वो किसी भी काम के प्रति सकारात्मक बनेगी, आपका अच्छा ध्यान होगा, यानी कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो अच्छी होगी, आप जो गुस्सा नहीं होंगे ज्यादातर किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी बात को लेके। तो ये चीजें हैं व्यायाम के मानसिक प्रभाव की, ओके। अब इसी में सेकंड अथवा क्या था हमारा कि तनाव क्या है और तनाव प्रबंधन करने के कोई 8 तरीके लिखिए, ओके। तो तनाव प्रबंधन होता क्या है। देखिए तनाव क्या है, तनाव हमारे मस्तिष्क की वो स्थिति है जो कि मन पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव डालते हैं। यानी कि तनाव क्या होता है कि ये एक ऐसी हमारी मन की स्थिति है, मन नहीं हमारी दिमाग की स्थिति है, जो कि हमारे दिमाग पर शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे निगेटिव इफेक्ट डालती है, ठीक है। अब आप बेसिकली डिप्रेस्ड हैं, तो डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है। तो सबसे पहली बात, आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, उसको सोचना बंद करो। जो सोच रहे हो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखो, ठीक है। आप जो सोच रहे हो उसको कर डालो, ठीक है, रचनात्मक कार्य करो, व्यायाम करो, ध्यान मुद्राएं लगाओ, जैसे कपालभाति आसन हो गए, बहुत सारे आसन होते हैं, पद्मासन वगैरह। प्रसन्नता, खुश रहो बेसिकली, देखो, ठीक है। और तनाव का ना एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप डेली ना वही रूटीन करते जा रहे हो, तो उस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। थोड़े गाने वाने सुनो, पढ़ने की आदत डालो और ना कहना सीखो। मैंने एक मूवी देखी थी साउथ की, ठीक है, उसमें क्या नाम है उसका, जो पिता होता है वो उसका जो बेटा होता है उसे जानता नहीं, लेकिन वो कहता है आज की इस युवा जनरेशन को क्या हो गया है, इस युवा जनरेशन को क्या हो गया है जिसको ना कहना आता ही नहीं है। और जब वो ना बोलता है ना तो वो खुश हो जाता है, उसे पता नहीं होता कि एक्चुअली वो उसका पिता है, ठीक है। तो मतलब वही चीज है, आपको कोई काम अगर पसंद नहीं आना है तो उसको आप 1% लेके सर पे ओवरलोड मत लो, सीधा बोल दो मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, बात खत्म। आपकी उस एक ना से आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी मानसिक स्थिति, बहुत सारी शारीरिक स्थिति सब बचेगी, ठीक है। तो ये है तनाव प्रबंधन के तरीके। अब इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए फिटनेस क्या होती है
और फिटनेस पर मतलब जो जब हम योगा करते हैं तो इसकी मानसिक तौर पे मेंटली एंड फिजिकली क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं वो बताइए। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, फिटनेस क्या होती है, फिटनेस के बारे में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और फिटनेस के फिजिकल हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर फिजिकल हो गया, उसके बाद में मेंटल हेल्थ पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इसका ये था कि व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस होता क्या है, और सजेस्ट एनी 8 वेज टू कप ऑफ विद स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बेसिकली है क्या, यहाँ से पढ़ लीजिए। और स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक होता है गुड स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। ठीक है, तो हमें ऐसे तरीके बताने जो कि हमारे डिस स्ट्रेस को हटा दे। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग में रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा हो गया, मेडिटेशन है, ठीक है, और क्रिएटिव वर्क है, हैप्पीनेस है, चेंजिंग इन रूटीन है, म्यूजिक, रीडिंग हैबिट, लर्न टू से नो आई विल नॉट टू डू, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों कि किशोर कपड़ों का चुनाव करते समय फिटिंग और फैशन का अधिक महत्व देते हैं। फैक्ट शब्द उल्लेख कीजिए इसका, और किशोरों के वस्त्रों के चयन से संबंधित 8 सुझाव दीजिए। बहुत ही आसान है बच्चों, फैक्ट शब्द आपको बताना है और किशोरों के वस्त्रों के चयन के संबंधित कुछ 8 सुझाव देने हैं। तो फैक्ट्स क्या होता है बच्चों, देखिए, ऐसा फैशन जो ज़्यादा समय तक प्रचलित नहीं रह पाते, जैसे हॉट पैंट, बैगी पैंट और भी नए बहुत सारे पैंट वगैरह आते हैं। ठीक है, फैट्स वही होता है कि फैशन का एक ऐसे समय पे आना जो कि कम टाइम तक ही चलता है। कोई भी नई फैशन आती है तो वो ज़्यादा समय नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इतना चलती है, फिर खत्म। अब जब किशोर यानी कि आप किसी वस्त्र का चुनाव करें तो उसके लिए मेरे सुझाव यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सुझाव कुछ ये हैं कि वस्त्र जो है ना वो किशोर की शारीरिक आकार और लंबाई के अनुरूप हो। यानी कि जब आप कपड़े का चयन करें तो मेक श्योर बच्चों कि जो कपड़े हैं वो आपके शारीरिक आकार और लंबाई के अनुरूप हो। ठीक है, वस्त्रों का रंग आपके अनुरूप हो, आपको जो पसंद है, आपको पसंद है पीला, आप पहन रहे हो नीला, तो ये गलत हो गया ना। तो आप अपने अनुसार रंग को देखो, धोने में आसान हो उसका उपयोग करो, मुलायम व लचीले हो ऐसे खरीदो। ठीक है, उसके बाद विभिन्न अलंकरणों से सुसज्जित होने चाहिए, ऐसे का उपयोग कीजिए। ठीक है, आसानी से पसीने सूखने वाले हैं कि सूती वस्त्र हो उनको पहनना चाहिए। डिजाइन ऐसा हो जिससे कि गति में बाधा ना आए। कई ऐसे डिजाइन होते हैं ना कि बाहर से कहीं जेब निकली, कहीं से टाई निकल ली, या पैंट की कहीं से कुछ निकल रहा है, चैन निकल रहा है, तो दौड़ने में या फिर गति में बाधक बनते हैं, तो ऐसे ना लें। ठीक है, खेल कूद व कसरत के लिए आरामदायक, फिटिंग और फैशनेबल होने चाहिए, ये चीजें हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आपका जो शरीर है उसके आकार, उसकी लंबाई, उसके रंग, उसके पसीने के सूखने के हिसाब से आपके अनुसार अलंकृत होने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए वस्त्रों में। ठीक है, तो ये आपको बतानी थी। अब फटाफट से इसका इंग्लिश वीडियो में देख लेते हैं, फैट्स क्या होता है, और सजेस्ट एनी 8 पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन माइंड ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स फॉर एडोलसेंट्स। तो देख लीजिए कि फैट्स क्या होता है और इसके बारे में जो कि बच्चों, किशोरों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में आप इजीली यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हमारा आज का ये पेपर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके पिछले लगभग 1 घंटे के अंदर क्लास 11th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि गृह विज्ञान का, इसके फाइनल के एग्जाम के लिए हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, और आशा करता हूं बच्चों कि आपको इस सैंपल पेपर 1 से आपके फाइनल के एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी हुई होगी। ठीक है, और आपकी तैयारी काफी अच्छी हुई होगी। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये जो सैंपल पेपर मैंने आपको समझाया है इससे आपको कितनी हेल्प मिली। ठीक है, आपको जो है ना कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हुई है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ बच्चों आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। ठीक है, और चैनल पे कोई बच्चा पहली बार आ गया है, पहली बार चैनल पे ज्वाइन हुआ है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल बेल पे सेट कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।